हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि सप्लाई चेन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन उद्देश्यों को लेकर सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रोडक्टिविटी, efficiency or the profitability of an organization, then we have to keep in our remembrance that we should not include any such activities which incur a high cost and not of any worth. ठीक है, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग ये भी देखेंगे, ध्यान देंगे कि हमारे प्रोसेस में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी कॉस्ट हाई हो और जिसकी उपयोगिता बहुत कम हो। तो देखते हैं कि सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जिस तरीके से आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे होगे, इसमें आपको मिलेगा कि जो सप्लाई चेन है ये ओवरऑल वैल्यू जनरेशन का काम करता है। ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट का वैल्यू जनरेशन का काम करता है। ठीक है, और जो सप्लाई चेन है इसकी जो वैल्यू एडिशन होता है उसको हम मेज़र करते हैं कि जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और हमारे कस्टमर को वो कितनी वैल्यू का मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस सप्लाई चेन की वजह से ही जनरेट होता है। अब अगर हम सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन में जो सप्लाई चेन की वजह से एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को कितने प्राइस में मिला है। तो ये जो डिफरेंस है यही हमको बताता है कि हमारी सप्लाई चेन कितनी प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हुआ, मान लीजिए x रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ सप्लाई चेन के लिए एंड x प्लस x डैश प्राइस में हमने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल किया। ये हमारा x डैश जो था वो हमारा रेवेन्यू जनरेशन था। तो जितना ज़्यादा x डैश की वैल्यू होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमारी सप्लाई चेन होगी। तो कुल मिला के ये है कि सप्लाई चेन जो है ये प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन का काम करता है, और वैल्यू एडिशन की एनालिसिस से ही ये तय किया जाता है कि सप्लाई चेन पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है क्या वो ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि सप्लाई चेन पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है और रेवेन्यू जनरेशन कम है, तो फिर सप्लाई चेन की एनालिसिस करके सप्लाई चेन को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, बड़ा ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ये।
सेकंड स्लाइड को आप रीड कर सकते हैं। सप्लाई चेन में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल जो स्टेज है, ठीक है, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर हम सप्लाई चेन को प्रॉफिटेबल नहीं मान सकते। हम तो सप्लाई चेन को तब ही सक्सेसफुल मानते हैं जब ओवरऑल जो एक्सपेंस है सप्लाई चेन का वो कम हो और जो हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है उससे जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो। तब हम मानते हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। और सप्लाई चेन के हर एक मॉड्यूल पर, हर एक स्टेज पर हमको अगर प्रॉफिट होता है तभी हम सप्लाई चेन को सक्सेसफुल मानते हैं। ठीक है। सप्लाई चेन से जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसका सोर्स भी एक ही होता है, वो होता है हमारा एंड यूज़र और एंड कस्टमर। ठीक है। और सप्लाई चेन के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादातर होता है इंफॉर्मेशन, फंड या फिर प्रोडक्ट के या मटेरियल के फ्लो पर। ठीक है ना। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन का फ्लो, मॉनेटरी फ्लो या फिर मटेरियल फ्लो को अगर कंट्रोल कर लें, इन पर होने वाले एक्सपेंडिचर्स को अगर कंट्रोल कर लें तो हम सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? सप्लाई चेन के कुछ स्टेजेस होती हैं, कंपोनेंट्स भी कहलाए जाते हैं सप्लाई चेन के, पार्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो सबसे सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है, एलिमेंट है सप्लाई चेन का, वो होता है सप्लायर। अब सप्लायर सप्लाई क्या करेगा? सप्लायर सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट बनना है उसके लिए रॉ मटेरियल। मान लीजिए फर्नीचर बनना है तो वुड की सप्लाई करेगा। ठीक है। अगर स्प्रिंग बनना है तो मेटेलिक मटेरियल की सप्लाई करेगा। पेंट बनना है तो पेंट के लिए जो रॉ मटेरियल है, केमिकल्स हैं, उनकी सप्लाई करेगा। ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट बनना है उसमें काम आने वाले टूल्स, मशीन टूल्स की सप्लाई करेगा। कभी कभी अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को या कुछ स्किल रिसोर्सेज को हायर करते हैं तो इनके भी सप्लायर्स और वेंडर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो इन रिसोर्सेज को सप्लाई करते हैं। तो सप्लायर्स का ओवरऑल काम होता है कुछ ना कुछ तो वो सप्लाई करेगा। ठीक है। अब सप्लाई करेगा किसे? सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, मशीन टूल सप्लाई करेगा, कोई स्किल पर्सनल चाहिए उनको सप्लाई करेगा, या माने कुछ और भी कई और ऐसी रिसोर्सेज होते हैं जिनको ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। ठीक है। तो सप्लायर सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा और उस एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद अगर किसी तरीके की देरी है, डिले है डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने में, तो अपने वेयर हाउस में एज फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री स्टोर करेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं कि वो अपने रीजन की डिमांड के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर से जो मटेरियल है उसको परचेज़ कर लेते हैं और परचेज़ करने के बाद में
फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग अलग जगह के रिटेलर्स को ऑन डिमांड वो प्रोडक्ट दे देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, अब वो जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो रिटेलर्स क्या करते हैं कि रिटेलर्स वो कंपोनेंट है सप्लाई चेन का जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एंड यूज़र के, एंड कस्टमर के। रिटेलर्स आर द ओनली कंपोनेंट in a supply chain which are in a direct contact with the end user or end customer. So the customer's feedback will directly be received by the directly will received by the retailer, and via predefined channel it will pass to the manufacturer or producer for any kind of change, for any kind of end customer requirement. And customer is the component which is the or who is the user of the product manufactured by a firm. तो कस्टमर वो कंपोनेंट है सप्लाई चेन का जिसकी रिक्वायरमेंट पर मैन्युफैक्चरर ने किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और उस प्रोडक्ट को यूज़ करके उसका फीडबैक देने वाला वो कस्टमर ही है। ठीक है, ये सप्लाई चेन के स्टेजेस थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? सप्लाई चेन किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सक्सेस दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर सप्लाई चेन ठीक तरह से डिज़ाइन की जाए, उसकी प्लानिंग अच्छी हो और ठीक तरह से ऑपरेट और सुपरवाइज़ की जाए, तो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो प्रोडक्ट फ्लो है, इंफॉर्मेशन फ्लो है या मॉनेटरी फ्लो है वो स्मूथ रहेगा। तो सही टाइम पर, सही क्वालिटी में, सही क्वांटिटी में, सही जगह पर, सही कस्टमर को एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो इन टर्न the supply chain helps in achieving a high productivity and success in the market by providing the right product to the right person at the right place at the right time in the right quantity and in the right quality. Also, the supply chain helps in the smooth and the effective flow of the material, the information and the finance in each and every stages of the production. This will ultimately help in achieving the desired success to a manufacturing firm. If supply chain is maintained and supervised carefully, then it will help in reducing the inventory to the manufacturer, because it will control the demand and supply according to the market. So there will be less chances for the increase in finished good inventory with the manufacturer.
Okay, let's move further. This slide will tell you how a supply chain works. As the supply chain controls the supply, production, distribution of a product, so ultimately any excessive cost right from the supplier phase to the customer phase can be cut, can be controlled by the effective implementation of the supply chain. Also, it controls or help in control the inventories, sales, distribution of the product, and ultimately help in reducing the excessive cost. Ultimately, the supply chain's objective is to reduce the excessive or extra cost from the supply chain by its better implementation and effective use. The supply chain manager has to deal with these 5 parts: the plan or strategy regarding the implementation and maintenance of the supply chain, the point of source for the procurement of the raw material or services, the control over the manufacturing, the supply chain manager has to emphasize or pay attention towards the delivery of the end product to the end customer and the logistic for the product delivery. Also, the supply chain manager has to pay attention over the return system of the product in case of faulty product delivered to the customer, or in the condition when the customer does not want the product. These are the 5 main points where the supply chain manager has to pay some attention and focused all the time. So this is the overall concept of the supply chain management. In the upcoming lecture, we will discuss about the types of the supply chain, the application of the supply chain, practical application of the supply chain, etc., etc. So we will see what will be there in the next lecture. Stay tuned, stay at home, stay healthy. Thank you very much.